हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो है श्रृंखला को लगातार बनाए हुए हैं और जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप देखें, ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखें आगे की श्रृंखला में। यहाँ पर देखें दिया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसे एनडीबी भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो है जिम योंग किम, एंटोनियो गुटेरस, जियानझू या केवी कामत। तो न्यू डेवलपमेंट के जो है पहले अध्यक्ष थे वो केवी कामत थे। केवी कामत इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जो अस्तित्व में ये 2015 में आया था। 14 में तो की गई थी, लेकिन वह 15 में अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, केवी कामत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यहां पर देखें दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे सीआरपीसी भी कहा जाता है, कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है, यानी किसी विक्टिम को, किसी पीड़ित को मुआवजा देने से संबंधित है। यहाँ पर दिया हुआ है 437 ए, 280 ए, 287 डी और 357 ए। तो पीड़ित मुआवजा से संबंधित जो धारा है वो 357 ए है। 357 ए से संबंधित है, जबकि 437 ए, इसमें जब किसी व्यक्ति को बरी किया जाता है तो उसको जो है एक जमानत राशि जो है जमा करनी होती है, उसके बाद ही उसको रिहा किया जाता है। तो इसको जमानत राशि से ये संबंधित है, जमानत राशि से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, धारा 357 ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए अस्पष्ट होने के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है धारा 66 ए को असंवैधानिक करार दिया था। तो अस्पष्टता के कारण इसको, और ये कौन सा मामला था, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य या कॉमन कॉज बनाम भारत, गांधी बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66 को असंवैधानिक करार दे दिया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से इसको जाना जाता था। यहां पर दिया हुआ संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश संकल्पित प्रांत, पूर्वी भारत प्रांत या डच भारत प्रांत। तो डच भारत प्रांत इसको नहीं कहा जाता था, पूर्वी भारत प्रांत भी नहीं, ब्रिटिश संकल्पित प्रांत ये भी इसको नहीं कहा जाता, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 में इसका नाम जो है बदल दिया गया। 1936 तक इसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी जो है उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मद रखे गए हैं, यानी कुल कितने अनुच्छेद इसमें हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। आपको पता ही है कि कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित प्रावधान किया गया है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें कितने मद हैं, 39, 20, 29 या 59। तो इसमें कुल मिलाकर 29 मद दिए गए हैं। 29 मद दिए गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में 29 मद हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या मान देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 कि किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है, कि बिना टिकट या पास के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। धारा 185 दिया गया है, धारा 180
और धारा 124 और धारा 129। तो धारा 124 के तहत जो है बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, धारा 124, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? इसको यूपीएससी भी कहा जाता है, इसी को पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1926, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? यदि कोई नई सेवाओं का जो सृजन करना है तो ये कौन कर सकता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री, इनके पास भी ये अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि अगर नई जो सेवाओं की जरूरत है तो ये इसकी स्थापना कर सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख किया गया है। ये राज्यसभा का एक अधिकार है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई सेवाओं का सृजन कर सकती है, राज्यसभा। तो ये राज्यसभा संबंधित है 312 और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संसद के अंतर्गत राज्यसभा इसका जो है वो कर सकती है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के प्रावधान के तहत अनिवार्य है? किस जो है अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी? भारत के पशु कल्याण बोर्ड की। भारतीय वन अधिनियम 1972 इसके तहत नहीं की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके तहत भी नहीं की गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसके तहत भी नहीं की थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 इसके तहत भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसके तहत 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया? आपको पता है कि अनुच्छेद 45 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो भाग 4 में है। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में आता है। तो 86वां संविधान संशोधन इसमें दिया गया है, 44वां, 97वां और 42वां। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था अनुच्छेद 45 में, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर संविधान में 300 का जोड़ा गया और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न मानकर लीगल अधिकार यानी जो कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। जबकि 97वां संविधान संशोधन ये सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता था, विभिन्न प्रावधान इसके तहत जोड़े गए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 86वां संविधान संशोधन, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई भी कहा जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई कहा जाता है। ये किसके अंतर्गत जो है कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन या रक्षा मंत्रालय के अधीन, विदेश मंत्रालय के अधीन या कार्मिक मंत्रालय के अधीन? जो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है। इसका मुख्यालय, सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है और ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन सीबीआई आता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य
करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए? एकजुटता और स्थिरता समझौते पर किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए? खाड़ी सहयोग परिषद इसमें दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। तो खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा जो है एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय रियाद में है, सऊदी अरब के रियाद में इसका मुख्यालय। इसमें 6 सदस्य हैं। यहाँ पर जो है सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। बहरीन जिसको कहा जाता है, बहरीन और ओमान इसके सदस्य हैं। तो एकजुटता और स्थिरता समझौते पर खाड़ी सहयोग परिषद ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी और भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ। 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है। और जबकि ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में इसकी स्थापना की गई। ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में की गई। प्रारंभ में इसमें 4 ही सदस्य, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, जिसमें सदस्यों की संख्या इसमें 5 हो गई थी। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या और भी अधिक हो गई है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा खाड़ी सहयोग परिषद। एकजुटता और स्थिरता समझौते पर खाड़ी सहयोग परिषद ने हस्ताक्षर किए। तो ये आपका आंसर हो जाए। यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया है? भारत का समेकित कोष जो है गठित किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 366। तो अनुच्छेद 266 के तहत भारत का समेकित कोष, भारत का समेकित कोष यहां पर देखें, जबकि अनुच्छेद 256 इसमें अनुच्छेद 256 में केंद्र एवं राज्यों की बाध्यता संबंधित कुछ मामले दी गए। राज्यों की बाध्यता से संबंधित केंद्र और जो है राज्य जो है कुछ मामलों में उसकी बाध्यता संबंधित प्रावधान किए गए। जबकि अनुच्छेद 269 में इसमें केंद्र द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं। केंद्र द्वारा करों को लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन राज्यों के मध्य इसका बंटवारा कर दिया जाता है। राज्यों के मध्य इसका बंटवारा कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। जबकि अनुच्छेद 366 इसमें जो है भारतीय संविधान में जो भी जो है शब्दों का उल्लेख किया गया है उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में जो शब्द दिए गए उसको शब्दों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 266, भारत का समेकित कोष। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, जेनोसाइड जिसे नरसंहार भी कहा जाता है, शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जनसंहार या जेनोसाइड शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जेफरसन, राफेल लेम्किन, एलेनोर रूजवेल्ट और थॉर्नबेरी। तो राफेल लेम्किन द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था, जेनोसाइड जिसे नरसंहार कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राफेल लेम्किन, जेनोसाइड शब्द के उत्पत्ति। यहां पर देखें, भारत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? भारत की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? यहां पर दिया हुआ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अखंडता, प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, समाजवादी लोकतंत्रीय गणतंत्र। तो समाजवादी लोकतंत्रीय गणतंत्र ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे लेकिन गणतंत्र नहीं, ये भी नहीं होगा।
प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ये भी नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL, जिसे जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, PIL के रूप में क्या माना जा सकता है? PIL के रूप में दाखिल किया जा सकता है, माना नहीं जा सकता, या दाखिल किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाता है माना नहीं जा सकता। इसे PIL के रूप में नहीं माना जा सकता कि आप जो है कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए PIL दाखिल करें। ठीक है, जनहित का मामला ये नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, माना नहीं जाएगा। बाकी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो ये इसकी शुरुआत की गई, उसका नाम है PN भगवती। PN भगवती के द्वारा, न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। 5/1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? यहाँ पर दिया हुआ है लखनऊ में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो मार्च 1919 में जो खिलाफत समिति बनाई गई वो बॉम्बे में बनाई गई थी, बॉम्बे में बनाई गई थी। और इसमें प्रमुख जो नेता थे उसमें थे हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम। तो इन्होंने जो है हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत समिति की स्थापना जो है बॉम्बे में मार्च 1919 में की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे में की थी। यहां पर देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार बना हुआ था व्यापार पर, उसको खत्म करने के लिए कौन सा जो है चार्टर अधिनियम लाया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया था। इसके तहत जो है सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर एकाधिकार इसका कंपनी का बना रहा। जबकि 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और अन्य जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? जनगणना का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जल मंत्रालय इसका आंसर नहीं है, वित्त से संबंधित ये मामला भी नहीं है, वित्त मंत्रालय भी नहीं, शिक्षा से। तो गृह मंत्रालय इसका जो है जनगणना संचालित करता है, गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन या कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? किसने विधि का शासन या कानून का शासन की? मैक्स वेबर, एवी डाइसी, FW टेलर, हेनरी फ्योल। तो एवी डाइसी ने, ये विधिवेत्ता थे, यूके के विधिवेत्ता थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, विधि का शासन या कानून का शासन की अवधारणा की शुरुआत इन्होंने की गई थी, या ये यूके के विधिवेत्ता थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एवी डाइसी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए जो व्यक्ति चुने जाते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 10 वर्ष? 10 वर्ष जो है कार्यकाल नहीं होता है, 4 वर्ष भी नहीं है,
ये जो है यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। 5 वर्ष भी नहीं है लोकसभा का कार्यकाल, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने गए सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। साथ ही राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता, ये एक अस्थायी सदन है, ये एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी जब तक कि परीक्षाएं जो है वो पूरी नहीं हो जाती। आप जो है इस सीरीज को देखें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हमसे जुड़ें, और जो भी आपकी जो है दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।